हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आज जूलॉजी वाले सेक्शन में एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और क्लास 12th बायोलॉजी में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊजेनेसिस के बारे में, यानी अंडाणु जनन के बारे में। हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने ओवरी के हिस्टोलॉजी को आप सबके सामने एक्सप्लेन किया था कि एक ओवरी के भीतर कितनी सारी क्रियाविधि चल रही थी। उसी बेसिक कंसेप्ट को आज आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऊजेनेसिस के बारे में, जिसे हम अंडाणु जनन कहते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा होगा कि अंडाणु जनन या ओवम बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया मादा के भीतर विकसित होती है। तो इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम अंडाणु जनन के सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समराइज करेंगे और आपके दिमाग में टोटली और डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ऊजेनेसिस जैसा कि प्रक्रिया को अगर हम समझने की समझें, कोशिश देखें अपनी, तो समझ जाएंगे कि भैया यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ अंडाणु यानी कि ओवम बनने की प्रक्रिया हो रही है। ओवम बनने की प्रक्रिया है, इसी को हम ऊजेनेसिस कहते हैं। और अंडाणु और ओवम बनने की ये प्रक्रिया जो है ये बहुत सिंपल है कि ये प्रक्रिया जो है मादा में विकसित होती है, फीमेल में विकसित होती है। और फीमेल में कहाँ पे विकसित होती है भाई? तो फीमेल में ओवरी के भीतर विकसित होती है। आपने ओवरी या अंडाशय के बारे में पढ़ा है कि मादा में इसकी संख्या 2 होती है और इसी ओवरी के भीतर अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। सवाल है आपसे कि ये जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आपने शुक्राणु जनन पढ़ा था तो आपने देखा कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पुरुषों में प्यूबर्टी से शुरू होती है, लेकिन अंडाणु जनने की प्रक्रिया ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि ये फीटल स्टेज से ही, ये भ्रूणीय अवस्था से ही विकसित हो जाती है। मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भ्रूणीय अवस्था से यानी एम्ब्रायनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया जो है आगे चल के प्यूबर्टी पे फिर से शुरू होती है। यानी प्यूबर्टी वो अवस्था होती है जिसे हम 12 से 14 वर्ष की अवस्था कहते हैं, 12 से 13 वर्ष की अवस्था कह सकते हैं। इस प्यूबर्टी की अवस्था में ये पुनः शुरुआत होती है। यानी जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अंडाणु जनन की ये जो प्रक्रिया है एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि कभी ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, फिर ये प्रक्रिया आगे चल रही है, यानी रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब कैसे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और कैसे ये रुकने का और आगे बढ़ने का प्रक्रिया चलता है, इसी को हमें डिटेल में समझना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक मादा के ओवरी में, आपने ओवरी या अंडाशय के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था कि ओवरी के पूरे हिस्से को अगर हम दो भाग में बांटे तो एक भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और दूसरे भाग को हम मेडुला कहते हैं। यानी ओवरी जो है इन दो भागों में बटा हुआ है। तो अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है, अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है, ये कॉर्टेक्स के भीतर संपन्न होती है। कॉर्टेक्स में अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। और मैंने आपको कहा है कि ये जो प्रक्रिया है वो भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो जाती है। तो कैसे, किस तरीके से और किन किन हार्मोन्स की भूमिका होती है, वही हम इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो मेडुला में जो संपन्न ना होके कॉर्टेक्स में जो संपन्न होने वाली प्रक्रिया है उसमें होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ओवम बनाने वाली कोई मदर सेल मादा में भ्रूणीय अवस्था में विकसित हो जाती है। मादा में, मैंने कहा कि भ्रूणीय अवस्था में ओवम बनाने वाली कोई मदर सेल विकसित हो जाती है, जिसे हम नाम दे रहे हैं ओवम का मदर सेल, या इसी को हम कहते हैं ऊगोनिया। ये कोई जर्म सेल है, इसी को भविष्य में ओवम बनाने हैं। तो समझो ये ओवम की मम्मी है और ये कब विकसित हो जा रही है भाई?
तो ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में यानी भ्रूणीय अवस्था में ही मादा में शुरू हो गई है ये प्रक्रिया। ये प्रक्रिया सबसे पहले विभाजित होती है और विभाजित होके अपना पूरा फोकस संख्या बढ़ाने पे करती है। तो ये ऐसे अपना संख्या जो है वो बढ़ाने का काम चलता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊगोनिया जो है या जिसे हम ओवम का मदर सेल कह रहे हैं, ये मादा में भ्रूणीय अवस्था में ही बन गई है और ये क्या कर रही है भाई, अपना संख्या बढ़ाने का काम शुरू कर रही है। ये सभी की सभी कोशिका आप दिमाग में रखेंगे द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। इनमें क्रोमोजोम की नंबर जो होते हैं वो बिल्कुल, अगर 46 के बारे में कहें, 23 जोड़ा के बारे में कहें तो बिल्कुल 23 जोड़ा या 46 होती है। यानी ये जो डिप्लॉयड संरचना है ओवम का मदर सेल है जिसे आप उगोनिया कह रहे हैं, ये मादा में भ्रूणीय अवस्था में विकसित हो गई है और अब जो है ये पूरा जो प्रक्रिया कहलाया ये एक स्टेप में बदल गया जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की अवस्था। यानी अंडाणु जनन की जो सबसे पहली अवस्था है उस अवस्था को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है भाई, तो ओवम की जो मदर सेल है, जो द्विगुणित है, जो डिप्लॉयड है, वो अपनी संख्या बढ़ाती है और संख्या बढ़ाने के लिए जो विभाजन होता होगा उस विभाजन को हम कहते हैं समसूत्री यानी माइटोसिस का विभाजन होता है। अपनी संख्या बढ़ाना ये पहला अवस्था होता है अंडाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान। अब क्या होता है कि ये संख्या बढ़ने का काम होते रहता है, भ्रूणीय अवस्था में आगे बढ़ के मादा का जन्म हो जाता है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये संख्या जो है बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद कोई भी कोशिका जब संख्या बढ़ जाती है तो दूसरी अवस्था जो होती है उस अवस्था में ये पोषण की प्राप्ति करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं। यानी दूसरी अवस्था को हम कहते हैं ग्रोथ वाली अवस्था, ग्रोथ फेज, वृद्धि वाली अवस्था। इस ग्रोथ वाली अवस्था में, वृद्धि वाली अवस्था में क्या होता है कि ये जो आपका ऊगोनिया जो डिप्लॉयड दिख रहा था, 2n दिख रहा था, ये आकार में वृद्धि करता है। ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, पोषण की प्राप्ति करता है। हालांकि इसकी प्लॉइडी नहीं बदलती, ये द्विगुणित ही अभी भी रहेगा। नाम इसका हो जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। हम लोग पढ़ रहे हैं मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया। मैंने आपको 4 बातें जो अभी तक बताई हैं वो ये बताई हैं कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया मादा में भ्रूणीय अवस्था से शुरू हो जाती है। दूसरा मैंने बात बताया कि ये जो अवस्था है ये रुक रुक के चलने वाली अवस्था है, यानी एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तीसरा मैंने बताया कि इस अवस्था में सबसे पहले क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो ओवम उगोनिया के जो मदर सेल हैं, जिसे आप उगोनिया कर रहे हैं या ओवम के मदर सेल कर रहे हैं, ये द्विगुणित संरचना अपनी संख्या बढ़ाने का काम करती है। पहली अवस्था को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन अवस्था। दूसरी अवस्था में मैंने कहा कि ग्रोथ की अवस्था आती है। इस अवस्था में पोषण की प्राप्ति हो जाएगी और पोषण की प्राप्ति से इसके आकार में वृद्धि हो जा रही है और जो संरचना आकार में वृद्धि के बाद बन रही है उस संरचना को हम कह रहे हैं प्राइमरी oocyte। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संरचना द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, यानी कि अब तक द्विगुणित व्यवस्था ही चल रही है। अब आते हैं हम लोग तीसरे अवस्था की ओर और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन अवस्था। पहली अवस्था कर आ रही थी मल्टीप्लिकेशन अवस्था, दूसरी अवस्था कर आ रही थी उसे हम कह रहे थे ग्रोथ वाली अवस्था और तीसरी अवस्था को हम कह रहे हैं मैचुरेशन वाली अवस्था। यानी ये जो तीसरी अवस्था है इसी में मेन काम होगा, इसी में अंडाणु बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो हम ध्यान देंगे। मैचुरेशन अवस्था में क्या होता है बच्चे, तो अभी तक मैंने कहा कि एक बड़े आकार का प्राइमरी oocyte पहले से बन गया है जो ग्रोथ अवस्था में बना था, तो ये था भैया प्राइमरी oocyte। मतलब एक मादा के जन्म होने के दौरान यानी भ्रूणीय अवस्था से जन्म लेने के बाद तक की अवस्था, तब तक जब तक ये विकसित ना हो जाए बाबू, प्यूबर्टी ना आ जाए, तब तक यही व्यवस्था बहुत लंबे समय के लिए रेस्ट मोड में रहती है। यानी प्राइमरी oocyte बहुत पहले से ही बन के तैयार है।
अब ये इंतजार कर रहा है कि प्यूबर्टी होगी, यानी कि वो 11 से 13 वर्ष वाली अवस्था आएगी। इस अवस्था में मैचुरेशन होगा और मैचुरेशन होने के बाद ये प्राइमरी oocyte आगे जाके विभाजित होगा, और वो कैसे विभाजित होके कौन कौन सी संरचना बनाएगा ये हम लोग आगे समझने वाले हैं। यानी ये जो प्राइमरी oocyte की जो व्यवस्था है बाबू, ये मादा में प्यूबर्टी के पहले ही रेडी है। प्राइमरी oocyte एक डिप्लॉयड संरचना है, द्विगुणित संरचना है, और ये संरचना बिल्कुल रेडी है प्यूबर्टी के पहले ही। जैसे ही प्यूबर्टी आई तो ये प्राइमरी oocyte गया भैया किसमें, विभाजन में। कौन से विभाजन में, तो भैया अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन को ही हम मियोसिस कहते हैं, और यही वो विभाजन है जिसे गुणसूत्र घट के आधा हो जाएगा। तो मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को बोलते हैं मियोसिस 1 यानी अर्धसूत्री विभाजन 1। ये जो प्राइमरी oocyte है अर्धसूत्री विभाजन में जाएगा, पहले स्टेप में जाएगा, तो ये बना देगा एक बड़ा सा संरचना जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। दूसरे को मैंने क्या कहा भाई, सेकेंडरी oocyte। और दूसरा वाला एक छोटी संरचना बनेगी जिसे हम कहेंगे पॉलर बॉडी, उसे हम कहेंगे पॉलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte और पॉलर बॉडी। मैं आपको बता रहा हूं कि मादा में अंडाणु जनन की प्रक्रिया 3 चरण में पूरी होती है। पहले प्रक्रिया को मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन अवस्था। इस अवस्था में मैंने बताया कि ओभम की मम्मी ओभम बनाने जा रही है, नाम मैंने दिया उसको ऊगोनिया। ये समसूत्री विभाजन से सबसे पहले क्या करती है, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाती है। पहली अवस्था आप समझ गए होंगे। दूसरी अवस्था में क्या होता है, इसको मैंने कहा ग्रोथ की अवस्था होती है। ग्रोथ की अवस्था में क्या होता है, तो पोषण की प्राप्ति करके उन्हीं ओगोनिया में से कोई एक संरचना बड़े आकार की बन जाती है, जिसे हम क्या कह रहे थे बाबू, प्राइमरी oocyte कह रहे थे। अब ये प्राइमरी oocyte कब तक इंतजार करेगा, प्यूबर्टी तक इंतजार करेगा। जैसे ही मादा में प्यूबर्टी डेवलप होगी ये प्राइमरी oocyte आगे बढ़ेगा, अपने काम को आगे बढ़ाएगा। क्या होगा, मियोसिस 1 की घटना होगी और इसके फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte बनेगा और साथ में एक पॉलर बॉडी बनेगा। यानी आप एक बात देख रहे होंगे कि जब शुक्राणु बन रहा था तो इक्वल डिवीजन हो रहा था, दोनों बराबर बराबर मात्रा में सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, डिवीजन बराबर नहीं हो रहा है। एक बड़ा सेकेंडरी oocyte बन रहा है और एक छोटा पॉलर बॉडी बना रहा है। ये घटना कहला रही है सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे एक स्टार मार्क दे के आप समझने वाला जो पॉइंट होगा, जो बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। मादा विमेन में, फीमेल में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस दौरान ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन जो होता है वो 14th डे होता है, 14वें दिन 14th डे ओवुलेशन होता है। ये बात बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए। और इस 14th डे ओवुलेशन में मादा के बॉडी से जो रिलीज होता है दैट इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, बहुत सारे लोग इसको ओवम कहते हैं, ये ओवम नहीं है बाबू। ये ओवम तब कहलाएगा जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे कि मादा के बॉडी में 14th डे ओवुलेशन होता है। अगला जो वीडियो होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होगा, तो वो चीज़ें आपको और स्पष्टता से समझ में आएंगी। आज के क्लास में जो बात आप दिमाग में रखने वाले हैं वो ये है कि ओवुलेशन होता है। इस ओवुलेशन के दौरान मादा के द्वारा एक अंडाणु रिलीज किया जाता है, और ये जो अंडाणु शब्द हम कर रहे हैं वो इसी की जगह पे कर रहे हैं कि अंडाणु ना होके ये सेकेंडरी oocyte होता है जो 14th डे रिलीज होता है। अंडाणु ओवम ये तब कहलाएगा जब ये फ्यूचर में आगे चल के निषेचित हो जाए। तो जब तक निषेचन नहीं हुआ है तब तक ये अभी तक मियोसिस 1 चल रहा है, फिर ये प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगी। मैंने शुरू में ही पॉइंट आपको कहा था, मेरा लाइन आप पकड़ लीजिए, क्योंकि लाइन पकड़ेंगे तभी आप लाइन पे रहेंगे। डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि ये रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैंने क्या कहा था, एम्ब्रॉयनिक स्टेज से शुरू हुई थी और यहाँ से प्यूबर्टी के पहले तक एक चीज़ बन के तैयार था जिसका नाम था बाबू क्या, ये प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte तैयार था, फिर ये रुक गया प्रक्रिया, फिर आगे चला
तो फिर ये क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte, और फिर ये प्रक्रिया यहाँ पे रुक गई। तो आप देख रहे होंगे एक कदम चलना एक कदम रुकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही वो कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स बार बार समझने में कंफ्यूज होते हैं। तो आप बिल्कुल दिमाग में एकदम गांठ बांध लेंगे कि जो oocyte सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है वो मादा में 14th डे रिलीज होता है, ओवुलेशन के प्रक्रिया के दौरान रिलीज होता है, और यही आगे आगे अगर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम की एक तरीके से यूनियन होती है, तो उस स्थिति में ये आगे बढ़ेगा और तब जाके ये मियोसिस कंप्लीट होगा। अभी तक ये मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ oogenesis इन फीमेल बिगिंस कब से भैया, भ्रूणीय अवस्था से, लेकिन एक्चुअल मैचुरेशन कब से होता है, प्यूबर्टी से। और प्यूबर्टी से लेके मान लीजिए कि 12 या 13 वर्ष में प्यूबर्टी विकसित हो रही है, तो 12-13 वर्ष से लेके आने वाले अगले कई वर्षों तक, जब तक मादा मैरिड नहीं हो रही है, जब तक उसे फैमिली प्लान नहीं करना है, तब तक ये सेकेंडरी oocyte ही रह जाता है, ये कभी ओवम के शेप में नहीं बनेगा। ओवम तभी बनेगा जब एक ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से ओवम बनेगा। तो क्वेश्चन आएगा 14th डे ओवुलेशन में जो संरचना रिलीज होती है वो होती है सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के बारे में हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी oocyte जो है बन गया है, एक पॉलर बॉडी बन गया है। हालांकि ये पॉलर बॉडी बाद में डिजेनरेट हो जाएगा, अभी इसका काम यही है कि थोड़ा बहुत पोषण वोषण देने का काम करते रहेंगे। पोलर बॉडी का वैसे कोई अभी डायरेक्ट रोल नहीं है। जो बना है संरचना वो बना है बाबू सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte जो आपका बना है, एक बार फिर से समझिएगा, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड था, लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte बना अब ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, थोड़ा इसको भी समझ लिया जाए। आपको क्वेश्चन देगा oogonia, फिर देगा आपको प्राइमरी oocyte, फिर तीसरा रहेगा आपको सेकेंडरी oocyte, फिर रहेगा आपको नंबर 4 में ऊटीड या ओवम, और पूछेगा इन सब की प्लॉइडी बताइए, कौन द्विगुणित है कौन हैप्लॉइड या अगुणित है। तो ओगोनिया क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड हो गया, अब आगे जाके ये मियोसिस करेगा तो सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड हो जाएगा, ऊटीड या ओवम हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज आप दिमाग में रखेंगे, मियोसिस के पहले और मियोसिस के बाद कोई भी संरचना, विशेष करके जो गैमेट्स हैं, मियोसिस के पहले डिप्लॉयड रहते हैं, एक बार जब मियोसिस शुरू हो जाएगा तो ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया है भाई, सेकेंडरी oocyte बन गया है और पॉलर बॉडी बन गया है। फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा भैया कि ये जो सेकेंडरी oocyte बना है यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte, यही सेकेंडरी oocyte है ना जो मादा में ओवुलेशन के दौरान 14 डे रिलीज होगा। तो ये सेकेंडरी oocyte, और साथ में क्या बन गया था भाई, साथ में एक बन गया था छोटा सा पॉलर बॉडी। क्लियर। अब ये फिर जाएंगे अगले मियोसिस में, कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखिएगा, किसी भी मादा में अंडाणु सकती है, अपूर्ण तभी हो सकती है जब फर्टिलाइजेशन होगा। और हमारे समाज में जो कंसेप्ट है कि जो मेल और फीमेल होते हैं एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के स्टेज पे जाते हैं, फिर उनका विवाह होता है, फिर वो फैमिली प्लान करते हैं, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस आते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्यूबर्टी पे ही शुरू हो गया है, लेकिन ये प्रोसेस इतना दिनों तक नहीं हुआ। यानी फर्टिलाइजेशन आप दिमाग में रखेंगे जब होगा, तभी आपका ये जो मियोसिस जो 2 है वो कंप्लीट होगा। अर्धसूत्री विभाजन दो चरण में होती है। पहली चरण में आपने देखा सेकेंडरी oocyte बना, अब ये दूसरा होगा तो ये क्या बनाएगा, ये एक बनाएगा बड़ा सा ऊटिड बनाएगा, ऊटिड, या इसी को हम कहेंगे ओवम। और इसके अंदर बाबू फ्यूचर के सारे संरचनाओं को बनाने की अद्भुत क्षमता होगी। जो आपने ओवरी में देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल कैसे रप्चर होके टूट के सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, और अगर निषेचन हो जाए तो वो किस में बदल जाता था, कॉर्पस ल्यूटियम में, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बाढ़ आ जा रही थी, और वही प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को तैयार कर रहा था। अगर अगर प्रेगनेंसी
या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होता है, डीजेनरेट कर जाता है, और डीजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेरित करता है। तो निषेचन होगा तो मियोसिस 2 बाबू समझो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर निषेचन हुआ तो मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होगा तो बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर ओवम, ये भी हैप्लॉइड होगा। तो वास्तव में oogenesis में बनता ओवम है, लेकिन आपने एक चीज समझा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे निकलता ये है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवम की कल्पना हम कर सकते हैं। यानी कि संपूर्ण oogenesis की प्रक्रिया में जो मुख्य बात आप समझे हैं वो ये समझे हैं कि oogenesis की प्रक्रिया में हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट स्टेप समझने हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, इस फेज में क्या होता है भाई, तो इस फेज में ये जो उगोनिया होते हैं, जिसे हम जर्म सेल कर रहे हैं या ओवम की मम्मी कर रहे हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से क्या होती है भाई, इनकी संख्या बढ़ती है। पहला स्टेप यही है, नाम ही है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है। नंबर ऑफ जो ये जर्म सेल थे, उगोनिया के सेल थे, वो संख्या अपनी बढ़ा रहे हैं। स्टेज 1 कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। दूसरा फेज को अगर हम लोग साधारण भाषा में समझें तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ग्रोथ फेज कहेंगे। इस फेज में क्या होगा कि ये जो ऊगोनिया था, इसी में से कोई एक जो है मैच्योर होगा, मैच्योर नहीं कहेंगे, पोषण प्राप्ति करेगा। अब पोषण करके यहाँ पे क्या करेगा भाई, आकार में वृद्धि करेगा, नाम ही है ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ हो गया ना भाई, आकार में वृद्धि हो गई, और ग्रोथ फेज में जो संरचना बना उस संरचना का नाम था बाबू प्राइमरी oocyte। और ये सभी प्रक्रिया शुरू हुआ है भाई, भ्रूणीय अवस्था से ही चल रहा है, और प्यूबर्टी के पहले तक ये प्रक्रिया चल रही है, ग्रोथ फेज तक। प्यूबर्टी नहीं हुई है, मादा अभी 10 वर्ष की आयु से नीचे में है। तीसरे अवस्था में अगर हम जाएं तो उस अवस्था को कहेंगे हम मैचुरेशन की अवस्था। और मैचुरेशन की अवस्था में आप पाओगे कि इस फेज में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte था, ये जो प्राइमरी oocyte था ना, ये भाग लेता है किसमें, मियोसिस में भाग लेता है। और मियोसिस कितने बार होता है भाई, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। तो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करके क्या बना देता है, सेकेंडरी oocyte बना देता है, और ये फिर प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मियोसिस 2 क्या हो जाएगा जी भाई, कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा कब, जब निषेचन या फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो जाएगा तब। और इसके बाद जो बनने वाली संरचना होगी वो संरचना कहलाएगी मियोसिस 2 के बाद ओवम बनेगा। ये है हमारा oogenesis की प्रक्रिया का एक तरीके से छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब इस प्रक्रिया में हार्मोन की क्या भूमिका है, किस तरीके से हार्मोन काम करेंगे, इसके लिए एक फ्रेश वीडियो होगा। इसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरीके के होने वाले ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, और कौन से स्टेज में कौन सा हार्मोन किस तरह की भूमिका निभा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो oogenesis की प्रक्रिया के बारे में हमने समझा कि ये जो है अंडाणु बनने की प्रक्रिया है, मादा के ओवरी में संपन्न होती है। ओवरी में 2 भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कहाँ संपन्न होती है भाई, कॉर्टेक्स में संपन्न होती है, क्योंकि फॉलिकुलर मैचुरेशन तो कॉर्टेक्स पार्ट में ही होता है। फिर हमने देखा कि भ्रूणीय अवस्था में ही ये उगोनिया के सेल डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होके वो प्राइमरी oocyte बनाते हैं और इंतजार करते हैं प्यूबर्टी होने का। मादा में जब प्यूबर्टी शुरू होती है 10 से 12 वर्ष की अवस्था, 13 वर्ष की अवस्था, वैरी कर सकता है अलग अलग इंडिविजुअल में। तो इस दौरान ये प्यूबर्टी के प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले से बना हुआ प्राइमरी oocyte जो था वो क्या करेगा, मियोसिस 1 में भाग लेगा, और भाग लेके सेकेंडरी oocyte बनाएगा। यहाँ पे मैंने एक बार फिर से रोकते हुए आपको कहना है कि सेकेंडरी oocyte ही है जो मादा में 14th डे ओवुलेशन के दौरान विकसित होता है। और ये प्रक्रिया जो है डिसकंटिन्यूअस होती है, रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है, और
पूर्ण तभी मानी जाएगी जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। निषेचन की प्रक्रिया होते ही मियोसिस 2 पूरा हो जाएगा। अब पूरा होने के बाद जो मुख्य बात होगा वो होगा, यानी ओवम जो है आगे प्रेगनेंसी के लिए प्रमोट करेगा खुद को। तो अगर आप यहाँ पे एक बात समझेंगे कि आपने शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को भी समझा, जिसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस नाम दिया, और एक प्रक्रिया आपने देखा मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया, जिसे आपने oogenesis नाम दिया। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जहां स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में स्पर्म बनता था, वहीं oogenesis की प्रक्रिया में क्या बन रहा है भाई, ओवम बनने की प्रक्रिया होगी, अंडाणु बनने की प्रक्रिया होगी। जहां स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्यूबर्टी पे शुरू होती है और उसके बाद कभी नहीं रुकती है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है भाई ये। वहीं पे oogenesis की प्रक्रिया जो है वो भ्रूणीय अवस्था से शुरू होती है और भ्रूणीय अवस्था से आगे डिपेंड करेगा सिचुएशन, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो आप दोनों के बीच में अंतर को भी समझ पा रहे होंगे कि दोनों में साथ साथ अंतर भी प्रदर्शित हो रहा है। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में देखेंगे तो एक स्पर्म की जो मदर सेल होगी, एक जो स्पर्म की मदर सेल होगी वो क्या करेगी भाई, 4 स्पर्म बनाएगी, 4 स्पर्म। एक स्पर्म की मदर सेल 4 स्पर्म बनाएगी। लेकिन अगर आप oogenesis की प्रक्रिया में देखेंगे तो ये जो oogonia है, जो ओवम की मदर सेल है, वो एक ही ओवम बनाएगी। यहाँ पे देखिएगा 4 बन रहा था स्पर्म, ओवम यहाँ पे एक ही बन रहा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप दिमाग में रखेंगे। oogenesis में ओवम बनने की प्रक्रिया हो रही है और ओवम के मदर सेल से, एक मदर सेल से एक ही ओवम बन रहा है। बाकी क्या बन रहा था, बाकी पॉलर बॉडी बन रहा है, 3 गो पॉलर बॉडी बनता है, एक ही ओवम होता है। क्लियर है? अगर आप और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट समझना चाहें तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो इक्वल डिवीजन होता है, लेकिन ये जो डिवीजन की प्रक्रिया है वो अनइक्वल डिवीजन है, यानी कि पॉलर बॉडी बन जा रहा है, एक सेकेंडरी oocyte बन जा रहा है। तो ऐसे दर्जनों अंतर जो है आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रक्रिया में। जो मुख्य बात है वो ये है कि oogenesis की प्रक्रिया में मादा के ओवरी में संपन्न होने वाली ये प्रक्रिया ओवम निर्माण को प्रेरित करती है और इस प्रक्रिया में एक ओवम मदर सेल से एक ही ओवम जो है बनता है, 3 पॉलर बॉडी बनते हैं जो बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं। और दूसरी बात, ये प्रक्रिया डिसकंटिन्यूअस होती है, रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है, भ्रूणीय अवस्था से शुरू होती है और फिर प्यूबर्टी पे जाके आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन का इंतजार होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। अब इसी टॉपिक को समझने के लिए मादा में हार्मोनल रेगुलेशन, साथ ही साथ ओवरी में क्या चल रहा है, उसी समय यूट्रस पे क्या रोल प्ले किया जा रहा है, इन सब को जोड़ के हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जो कल के वीडियो में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक कहलाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप देखेंगे कि मादा के बॉडी में ओवरी के अंदर अलग पार्ट अलग काम कर रहे हैं, ओवरी के द्वारा हार्मोन अलग तरीके से रिलीज हो रहे हैं, यूटेरस का हेल्थ अलग कहानी बता रहा है, और इन सब के अलावा जो नॉर्मल हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है वो अलग अलग एलिवेशन या डिप्रेशन शो कर रहे हैं। यानी एक साथ 4 अलग अलग एक्टिविटी का हम लोग सारांश समझेंगे। और जब ये टॉपिक समझेंगे तो मादा वाला जो सेक्शन है उसमें जो oogenesis है या ओवरी का रोल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तीनों को आप इंटरलिंक करके समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो लेसन्स हैं, ये आपके लिए लाभदायी होंगे। और अब जबकि समर वेकेशन अब काउंटिंग में मुश्किल से लगभग 3-4 दिनों का बात रह गया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अब जो है समर वेकेशन में आप वीडियोज़ को एक बार फिर से शुरू से देखें, बार बार इसका एक अच्छा नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टॉपिक के बारे में क्या धारणा रखते हैं, अपने से क्या आपने प्रिपेयर किया है, वही नॉलेज, वही इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले भविष्य में काम आता है। आज मैंने एक बार फिर से कई बार ये बातें कही हैं कि आज जबकि इस
ग्लोबल टेक्निक के ज़माने में जहाँ सब कुछ एआई बेस्ड है और बहुत सारे आपके पास स्टडी मटेरियल और रेफरेंसेस की कमी नहीं है, वहाँ पे आपका अगर कुछ है तो वो आपका बनाया हुआ नोट्स है। तो प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से फॉलो करिए और एक एक स्टेटमेंट जो 3-3 4-4 बार आपके लिए रिपीट किए जाते हैं उसके एक नोट बनाइए और एकदम सिंपल, सरल और बहुत सहज नोट के साथ अपने जीवन के इस अनुभव को और ज्ञान को आगे बढ़ाइए। इस उम्मीद के साथ कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे और इससे बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे। आने वाले वीडियोस में अगले टॉपिक की हम व्याख्या करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।